सुप्रभात बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 12वीं, विषय रसायन विज्ञान, एजुकेशन फॉर स्किल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में अध्ययन करा था। उसी के आगे हम लोग अपने अध्याय के आज अंतिम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी है। उनको करते हुए हम अपनी जो है टॉपिक्स को पूरा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है आज जो हम लोगों को शुरू करना है उसमें है आपका टॉपिक, मैं लिख दे रहा हूं, क्या है आज का? अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, मोलर द्रव्यमान जो है उसकी गणना। अब इसमें देखिए क्या है कि जैसे किसी भी विलयन में मैंने आपको बताया कि अवाष्पशील विलेय को अगर मिलाया जाए, किसको? अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है विलायक में डालने पे, तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह क्या होता है? घट जाता है। विलयन का वाष्प दाब क्या होता है? घट जाता है। और वो 4 चीजों की वजह से होता है। कितने पॉइंट्स में? 4 मुख्य बिंदुओं की वजह से होता है। मैं लिख दे रहा हूं आपको, विलायक के वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या है? विलायक के दाब का अपेक्षित अवनमन। दूसरा है विलायक के क्वथनांक का, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और विलायक के इमांक का अवनमन, इमांक का अवनमन। और उसके बाद अंतिम बिंदु है परासरण दाब, परासरण और परासरण दाब, परासरण और परासरण दाब। ये देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी अवाष्पशील द्रव है उसको किसी विलेय में जब आप मिलाएंगे तो क्या होता है कि उनका वाष्प दाब जो होता है वह कम हो जाता है। वो इन 4 चीजों की वजह से होता है। विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन घट जाता है, विलायक के क्वथनांक का बढ़ना और विलायक के हिमांक का अवनमन माने घटना, उन्नयन माने बढ़ना, और परासरण और परासरण दाब। ये इतनी चीजें होती हैं। अब ये जो लिखा हुआ है अणुसंख्य गुणधर्म, क्या होता है कि ये जो विलेय के कण होते हैं, ये जितनी भी गुण आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये विलयन में उपस्थित विलेय के गुणों पर क्या होता है? निर्भर करता है। इसलिए हम इसे कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, यानी कि ऐसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर हो, उसे हम कहेंगे अणुसंख्य गुणधर्म। अब ये 4 चीजों की वजह से होता है। तो हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में करेंगे और उसका एक एक न्यूमेरिकल भी हम करते जाएंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो ये पहला बिंदु है आपका विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अब जैसे कि रावत सलाह में आपने पढ़ा था कि P10 क्या था? X1 P1। इसी के नाम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कि जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है वह उसके मोल फ्रैक्शन, जो मूल अंश होता है और उसके दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसी तरह आप P20 भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो वहां से जो हमने रिलेशन निकाला था, अब इसमें क्या है कि जो है फार्मूला डायरेक्ट प्रयोग किया जाता है, उनका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो उस फार्मूले को मैं सीधे आपके यहाँ लिख दे रहा हूं
जिससे आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया आपका P1 0 माइनस P1 अपॉन P1 0 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 और M2 इंटू W। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर विलेय और विलायक दो हैं उसमें, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी का यूज करते हैं ना, जो उसका द्रव्यमान हो उसके मोलर द्रव्यमान से भाग दे देते हैं। ये 1 के लिए हो जाएगा, ये 2 के लिए हो जाएगा। ये जो पूरा होता है ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के। अब यहाँ पे देखिए जो टर्म्स यूज है वो कौन क्या है, मैं ये आपको बतला दे रहा हूँ। जैसे एक हो गया आपका P1 0 माइनस P1। ये जो P1 0 लिखा हुआ है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। P1 क्या है, विलायक का वाष्प दाब है। W2 और W1 जो इसमें विलेय और विलायक उपयोग होंगे उनकी मात्रा है ये W1 और W2। और M1 M2 क्या है, उनका मोलर द्रव्यमान। तो इस फार्मूले से ही हमें क्या करना है, निकालना है। अब ये क्या लिख रहा है, विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो देखिए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से हम इस चीज को घटा रहे हैं, किसको, विलायक के वाष्प दाब को। तो अगर किसी चीज में से हम किसी को घटाते हैं तो जिसको घटाते हैं इसका सीधा सा मतलब है कि वह क्वांटिटी क्या है, कम है। इसीलिए यहाँ प्रयोग किया गया है विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वह विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है, कम। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला फार्मूला। आइए हम इसके एक क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न मैं आपका पढ़ दे रहा हूं और उसके क्वांटिटी को इसमें लिख लूंगा। लिखा हुआ है कि किसी ताप पर बेंजीन का वाष्प दाब, बेंजीन का वाष्प दाब कितना है, 0.850 बार। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ आगे लिखा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अवघट ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। ठीक है, अब देखिए हम सारी चीजों को लिख लेते हैं। पहले P1 0 इक्वल टू 0.850 बार, यानी कि शुद्ध विलायक का कितना दे रखा है, जब इसमें कुछ नहीं रह गया था, दिया है ना कि किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। शुद्ध बेंजीन का मतलब हुआ कि P1 0 की वैल्यू जब उसमें कोई भी, इसमें क्या बताया गया है कि किसी अवाष्पशील विलेय को हम इस विलायक में मिलाते हैं तो वाष्प दाब घट जाता है। ठीक है, तो जो मिलाएंगे उसकी वैल्यू P1 की होगी। तो P1 की वैल्यू कितनी हो गई, वो दे रखा है आपका 0.845 बार। ठीक, उसके बाद दे रखा है M1 की वैल्यू दिया है मोलर द्रव्यमान बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल। और W2 दे रखा है 0.5 ग्राम, जैसा कि आप सवाल में पढ़ा है आपने 0.5 ग्राम। और W1 दे रखा है 39 ग्राम। ठीक है, अब देखिए ये हो गया आपका। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह के जो मैं चारों टॉपिक की आपको समझाऊंगा इसमें इसी तरह के आपको 4 फार्मूले मिलेंगे। और इस पे न्यूमेरिकल जो है एक परीक्षा में आपका हमेशा आता है। और वो न्यूमेरिकल किस तरह का होगा, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आप पता कर लें कि 4 में से कौन सा लगेगा। और ये जितना दे रखा है इसमें से सारी क्वांटिटी आपको दे रखी होगी, कोई एक आपको पता करना होगा। अब इसमें जैसे क्या पूछा हमसे, मोलर द्रव्यमान, किसकी वैल्यू पूछा है, M2 की। तो M2 की वैल्यू आप यहां से निकालोगे तो क्या होगा, ये सारी चीजों को आप लिख लो या ऐसे ही लिख देते हैं। P1 0 की वैल्यू कितनी है, 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू W2, यानी हो गया 0.5 M1 यानी 78, M2 की वैल्यू निकालनी है और ये 30। सारी डाटा आपके पास आ गई। अब इस साइड को आप सॉल्व कर लीजिए
और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये M2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 170 ग्राम पर है। समझ में? तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले जो है टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।